इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बिहार के कद्दावर नेता रमईराम का निधन, राजनीतिक जगत में दौड़ी शोक की लहर। पिछले कई दिनों से थे बीमार। पटना के मेदांता अस्पताल में गुरुवार को ली अंतिम सांस। शुक्रवार की शाम 4 बजे मुजफ्फरपुर मुक्तिधाम में होगा दाह संस्कार। गुरु निकला शैतान, शिष्य के रिश्ते को किया तार-तार। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आने पर हरकत में आई पुलिस। और सावन महीना शुरू, शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। जलाभिषेक करने के लिए बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुबह से लगी रही लाइन। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिहार के पूर्व मंत्री रमईराम का निधन हो गया है। गुरुवार को पटना के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से वे काफी बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर से न सिर्फ मुजफ्फरपुर बल्कि पूरे बिहार के राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। रमईराम ने तकरीबन 4 दशक तक मुजफ्फरपुर जिले के बोचा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने लालू राबड़ी मंत्रिमंडल से लेकर नीतीश सरकार तक में मंत्री रहे। खास तौर पर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रहते उनके कार्यकाल में भूमिहीन परिवारों को बाज़गित पर्चा दिया जाना यादगार रहा। अपने राजनीतिक जीवन में बोचा विधानसभा क्षेत्र में रमईराम को कमल पासवान, बेबी कुमारी और मुसाफिर पासवान के हाथों शिक्षक झेलनी पड़ी। एक समय वे राजद में लालू प्रसाद के समान हैसियत के नेता माने गए। हालांकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आगे राजद में उनके कद को कम करने की कवायद शुरू हुई। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी से सिंबल नहीं मिलने पर उन्होंने राजद का दामन छोड़ा, कांग्रेस में मिले। हालांकि गोपालगंज सदस्य क्षेत्र से हार मिली।
बाद में वे जनता दलियों में शामिल हो गए। आगे चलकर मत विभेद हो जाने से रमईरामपुर ने बागी बने और खुद की पार्टी बनाई, लेकिन अपेक्षित कामयाबी नहीं मिलने के कारण राजद में शामिल हो गए। उनके निधन पर सभी दल के नेताओं ने शोक संवेदना प्रकट की। राजद विधायक इसराइल मंसूरी, निरंजन राय, जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने रमईराम के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। रमई बाबू मुजफ्फरपुर के लिए बहुत पुराने समाजवादी और पुराने नेता, जिनको आज हम लोगों ने खोया है, हम लोगों का आज दुख का विषय है। क्योंकि रमई बाबू 1972 में, जिस समय हम लोग का जन्म हुआ होगा और हम लोग माने डेंगा डेंगी चलते रहे होंगे, उस समय उन्होंने पहली बार यहाँ मुजफ्फरपुर में वार्ड पार्षद बनने का काम 67-68 में उन्होंने किया और 72 में पहली बार एमएलए बनने का काम किया। तब से 9 बार उन्होंने बिहार विधानसभा में जाके और गरीबों के लिए लड़ने का, उनका अधिकार दिलाने का और ये सब काम उन्होंने किया था। आज उनको खोने से हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी युग का अंत हुआ है मुजफ्फरपुर में। उनके पीढ़ी के अब कोई लोग बचे ही नहीं, लास्ट थे, उनका अंत हुआ है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो कहा गया है कि कीचड़ में कमल खिलते हैं, वही वो कमल थे। बहुत ही गरीब परिवार का से आए हुए व्यक्ति और अभावहीन व्यक्ति, सदन के 50 साल लगभग 10 दशक तक बिहार के राजनीति के इर्द गिर्द में वो बने रहे हैं और मुजफ्फरपुर का कद्दावर नेता रहे हैं। उनके निधन पर एक युग का अंत हुआ है और मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों को उनके निधन पर निश्चित तौर पर दुख है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको कामना करते हैं कि वो ईश्वर अपने चरणों में उनका स्थान दे। उनका निधन हो गया मेदांता अस्पताल पटना में 12:30 बजे वहाँ से सूचना आई है। वो गरीबों के और मुजफ्फरपुर के लोगों के बीच दिन रात पूरे बिहार में उन्होंने जो काम किया, हम लोगों का अभिभावक रहे। एक महान विभूति को मुजफ्फरपुर ने खो दिया। आदरणीय रमई बाबू लगातार 9 बार एमएलए रहे, कई बार मंत्री रहे और महादलित वर्ग से आते थे और जिस तरह से उन्होंने एक गरीब के घर में जन्म लेकर के पूरे बिहार और देश में जिस तरह से उन्होंने काम किया गरीब गुरबों के लिए, हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख के घड़ी में उनके परिवारजनों को सहन शक्ति प्रदान करें। मुजफ्फरपुर जिले के हत्ता ओपी क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता इंटर की छात्रा है, गांव में ही कोचिंग पढ़ने जाती थी। उसी कोचिंग के एक टीचर पर उसने घिनौनी करतूत करने का आरोप लगाया है। कोचिंग के टीचर अशोक कुमार के अलावा एक अन्य शिक्षक बिट्टू और कविक अजीत कुमार को भी आरोपी बनाया गया। पीड़िता ने इन दोनों पर रेप के दौरान वहां मौजूद होकर तमाशा देखने का आरोप लगाया। इस संबंध में महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी गई है। मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद से तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। महिला थाना की सब इंस्पेक्टर मालती कुमारी पीड़िता को लेकर सदर अस्पताल पहुंची। मेडिकल के बाद कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया। इधर पीड़िता ने बताया कि उनके पिता बनारस में रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं। उसके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। वह गांव में ही पिछले 3 वर्षों से आरोपी के कोचिंग में पढ़ने जाती थी। मैट्रिक की तैयारी भी उसने उसी कोचिंग से की थी। आरोपी टीचर की उस पर काफी पहले से गंदी नीयत थी, लेकिन वह इग्नोर कर पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच पिछले वर्ष दिसंबर में वह बाजार जा रही थी, वहां आरोपी टीचर मिल गया। पहले तो उसने बातों में उलझाया, फिर बहलाकर कोचिंग ले गया। वहां पर 2 अन्य आरोपी भी थे। मुख्य आरोपी ने जबरन उसका रेप किया, चीखने विरोध करने पर मारपीट भी की। इसके बाद फिर से इस वर्ष फरवरी में भी उसे धमकाकर रेप किया। पीड़िता ने कहा कि दिसंबर की घटना के बाद आरोपी ने धमकाया, कहा कि मुंह खोलोगी तो तुम्हारे साथ साथ पूरे परिवार की हत्या कर देंगे। इस डर से वह किसी को कुछ नहीं बता सकी। फिर धीरे धीरे उसने कोचिंग जाना बंद कर दिया।
जब उसकी मां ने पूछा तो टाल मटोल जवाब देकर चुप हो गई। फिर जब दोबारा आरोपी ने रेप किया तो उसने शिकायत करने की ठान ली, लेकिन बदनामी के डर से सब कुछ सहन कर गई। लेकिन अब जब उसकी मां ने दबाव देकर पूछा तो उसने पूरी सच्चाई बता दी। इसके बाद मामला थाना पहुंच गया। मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया गया है दिसंबर में। कौन कौन किया, कौन ले गया था, क्या बोल के ले गया? मार्केट गए हुए थे सामान लाने, घर आ रहे थे ना तो अशोक सर बुलाए, हम गए तो मेरे साथ जबरदस्ती पकड़ के अंदर ले गए और बदतमीजी करने लगे। अच्छा, कितना साल से पढ़ी टीचर से? 3 साल। 3 साल से? हाँ। कितना बार गलत किया? 2 बार। 3 बार किया? 2 बार। 2 बार किया। क्या बोलता था तुमको? कोई लालच वगैरह देता था, क्या बोलता था? नहीं, धमकी दिए थे। क्या धमकी दिए थे? बोले अगर किसी को बताएगी तो तुमको ही मार कर नदी में फेंक देंगे और तुम्हारे माँ बाप ज़्यादा पूछताछ करेंगे तो उसको भी मार कर नदी में फेंक देंगे। मेरा कोई तो कुछ। किसको बताई फिर लास्ट में? लास्ट में ये मामी को बोले। अच्छा, और उसके साथ कौन कौन सा टीचर के साथ? मिट्टू सर थे और डॉक्टर अजीत। विरोध नहीं करती थी, बोलती नहीं थी, चिल्लाती नहीं थी? मुँह बांध दिए थे। मुँह बांधा था? नशा वशा भी खिलाया था क्या? वीडियो भी बनाया है? नहीं। अब क्या चाहती हो? न्याय चाहती हो? हाँ। हथौपी के मामला है। वो महिला यहाँ आई है कि रेप केस हुआ है। तो हम लेके आए हैं मेडिकल कराने। महिला क्या बताई? महिला बताई कि मेरे साथ रेप हुआ है, लिखित आवेदन दी। उसके आधार पर केस हुआ। केस होने के बाद मेडिकल कराने लेके आए हैं। कल शाम में हुआ है। कितने लोगों पर आरोप लगा रहे हैं? 3 लोग पर आरोप लगाई है। कौन कौन है तीनों? क्या है? तीनों में अशोक है, अशोक कुमार चौधरी है, दूसरा अशोक कुमार साहनी है, बिट्टू कुमार चौधरी है और एक है अजित कुमार पंडित। तीनों पर आरोप लगाई है। कोचिंग का शिक्षक भी है क्या? हाँ, कोचिंग में पढ़ती थी, पढ़ने के ही क्रम में सब टीचर है क्या वहाँ? जी, कोचिंग का टीचर है। कोचिंग का टीचर है, बुला के ले गया है वहाँ। इसका जबरदस्ती लिखी है कि जबरदस्ती मेरे साथ ही बलात्कार किया गया। गांव में पंचायती भी मैनेज करने के लिए? शायद कंफर्म नहीं है, शायद ऐसा सुना गया है। यही है इसके। यहाँ मेडिकल कराने के बाद 164 न्यायालय में कराएंगे। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए? आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हथौपी लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ से हम करा के हम भी लगेंगे। छापेमारी जारी है? जी, छापेमारी जारी है। रसोई गैस की कीमत पर लगाम लगाने, जन वितरण प्रणाली से काटे जा रहे गरीबों के नाम पर रोक लगाने और गेहूं आवंटन में हो रहे धांधली को बंद करने, महिला उत्पीड़न पर रोक लगाने और नौकरी में महिलाओं को लागू आरक्षण दिए जाने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से समाहरणालय में धरना दिया गया। समिति के सचिव कामिनी कुमारी ने कहा कि अगर मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे चरण वृद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर कांति देवी, रीता देवी, शीला देवी, जूली देवी सहित सैकड़ों महिला मौजूद रही। 14 जुलाई को केंद्र के आह्वान पर सभी जिलों में ये हमारी धरना प्रदर्शन डीएम के नज़दीक हो रही है। इसमें हमारी मुख्य मांगों को लेकर आज की धरना प्रदर्शन है। जो सरकार ये गैस सिलेंडर का दाम जो बढ़ाते जा रही है, 1150 रुपया कर दी, जो आज मतलब महिलाओं के बजट से बाहर है, जो उसको घटाकर वो 500 रुपया करे और अग्निपथ योजना जो लागू की है उसको रद्द करे सरकार, क्योंकि वो एक धोखा है नौजवानों के साथ। यही 2 मांगे आपका? नहीं, और भी मांगे हैं। जो गरीब है, भूमिहीन है, उनको 10 डिसमिल सरकार ने वादा करके कि 3 डिसमिल वादा किया है, जो आज तक मतलब गरीबों को नहीं दिया जा रहा है, बशर्ते कि उसके मकान पर बुलडोजर चला के उसका झोपड़ी उजाड़ने का काम कर रही है सरकार। और जो महिलाएं हैं उनका उत्पीड़न, उनकी शोषण, उनके साथ जो बलात्कार हो रहा है उसको कड़ी सजा दे सरकार और उस पर तुरंत रोक लगाए। गुरुवार से सावन मास शुरू होते ही लोगों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। मंदिरों में जलाभिषेक कर बेलपत्र, दूध, धतूरा, फूल अर्पित कर शहर के विभिन्न शिवालयों के साथ गरीबनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय से गूंज उठा।
मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने कहा कि आज यानी 14 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। इस साल सावन के 4 ही सोमवार पड़ेंगे और 12 अगस्त को सावन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे सावन माह में सात्विक होकर महादेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे धन धान फल की प्राप्ति होती है। इस बार सोमवारी 4 ही आएगा और हर सोमवारी का अपना अपना महत्व होता है। सावन के चारों सोमवार कोई किसी से कम नहीं होता है, चाहे सावन के प्रत्येक दिन किसी सोमवारी से कम नहीं होता है। एक महीना शिव के लिए ही बना है और शिव कल्याणकारी हो जाते हैं एक महीने के लिए। जो इनके शरण में आता है, जो इनका पूजा करता है, जो इनको नमन करता है, ये सिर्फ ओम नमः शिवाय कहने से ही खुश हो जाते हैं। लेकिन बेलपत्र, फूल, भांग, धतूर, जल अगर इनको अर्पण किया जाए तो शिव अति प्रसन्न होते हैं। साथ में अगर थोड़ा सा अक्षत हो जाए, चंदन हो जाए तो और अति प्रसन्न होते हैं और स्मरण मात्र से ही शिव खुश हो जाते हैं। इसलिए पूरे श्रावण माह में सात्विक होकर महादेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे इनको धन धान फल की प्राप्ति होती ही है, साथ ही साथ पुत्र पौत्री की भी प्राप्ति होती है। भीड़ कैसा रहेगा 2 साल कोरोना के बंद रहने? देखिए, इस बार जिला प्रशासन और हम लोगों ने एक अंदाजा लगाया कि पिछले बार से 1.5 गुना ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। क्यों रहेगा मंदिर में? देखिए, पहले से जैसे कि सरकार ने जो व्यवस्था की, जिला प्रशासन की व्यवस्था की है, वो लोहे की ब्रैकेटिंग इस बार कर रही है ताकि भीड़ को संभाल सके। पहले ब्रैकेटिंग होती थी बल्ले से, बांस से, लेकिन इस बार लोहे की ब्रैकेटिंग की गई है और पहले से ज़्यादा इस बार सेवा दल भी ज़्यादा हैं, पहले से ज़्यादा सेवा दल के सदस्य भी हैं और जिला प्रशासन भी पूरी तरह कमर कस कर तैयार है जी, ताकि श्रद्धालुओं को कोई कमी न हो, कोई कष्ट न हो। भक्तगण जो कंवरिये हैं वो रविवार को रात्रि 8 बजे से लेकर सोमवार को संध्या तक अर्घा के माध्यम से जल चढ़ाएंगे। बाकी का जल दूसरे दिन जल बाबा को गर्भगृह में जाकर चढ़ाएंगे। लोकल कमारियों का भी भीड़ देखने को मिलता है उस कमारिया के साथ। लेकिन उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप कांवरियों के भीड़ में कृपया प्रवेश न करें। आपको भी कष्ट, कांवरियों को भी कष्ट। कांवरिये 75 किलोमीटर से पैदल चलकर आते हैं, तो उनकी व्यथा को आप देखें। नहीं, आप तो घर से निकल के आते हैं, तो उनकी सुविधा को देखते हुए आप 9 बजे के बाद जलार्पण करें बाबा के अर्घा के माध्यम से। और एक चीज़ कंवरियों के लिए भी और आम श्रद्धालुओं के भी, ये मास्क अवश्य लगाएं। ये कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना चल ही रहा है, इसलिए मास्क लगाना अत्यावश्यक है और कोशिश करें कि दूरी भी बना के लाइन में रहें और जल चढ़ाएं। मुजफ्फरपुर मधुबन प्रखंड के महमदपुर खाजे गांव के प्रिंस पटेल ने राजद सुप्रीमो लालू यादव की जीवनी पर किताब लिखकर मिसाल कायम कर दी। किताब का नाम है कृष्णा। इतने कम उम्र में लालू यादव का जीवनी प्रस्तुत करने वाले प्रिंस पटेल का जन्म ही लालू यादव के राजनीति जीवन शुरू होने के बाद की है। गुरुवार को विधायक इसराइल मंसूरी, निरंजन राय, प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना, युवा राजद के प्रदेश महासचिव संजय केजरीवाल और जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने पुस्तक का लोकार्पण किया। मौके पर पार्टी के कई नेता मौजूद। मेरे घर के पास में ही एक मंदिर है छोटा सा, वहाँ पर हम लोग सुबह के टाइम रनिंग के लिए जाते थे। तो एक दिन रनिंग के लिए गए तो वहाँ पर बैठे हुए थे पुल के पास, तो एक बूढ़े बाबा आए और वहाँ पर बैठ गए। तो उन्होंने कुछ अपनी बातें बताई, जैसे अभी वो बता रहे थे कि अभी के समय और पिछले समय में काफ़ी कुछ अंतर हुआ करता था।
और अंतर का बदलाव कुछ अपने बदलाव के बारे में बताते वो लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बताने लगे। बूढ़े थे, ज़्यादा बोल नहीं पाए, लेकिन कुछ उनसे जानकारी जो मिली उससे हम थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए उनके। उसके बाद थोड़े ही दिनों बाद मेरे गांव में टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर इसराइल अंकर आए हुए थे। वहाँ मैं कमेंटेटरी कर रहा था। कमेंटेटरी करते करते इनसे कुछ बातें हुई और ये कुछ हमें लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बताया और वहाँ से हम लिखना शुरू कर दिए और लिखते लिखते आज आप लोगों के सामने कृष्णान प्रस्तुत है। किस नाम से लिखे हुए हैं? कृष्णान। प्रिंस पटेल जी के द्वारा लिखा हुआ किताब, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर लिखा हुआ किताब का लोकार्पण किया गया। इसमें हम लोग के माननीय विधायक इसराइल मंसूरी जी और माननीय विधायक निरंजन यादव जी, पूर्व विधायक माननीय गणेश भारती जी और ज़िले के तमाम साथी, जो बड़े साथी है, तमाम लोगों के बीच आज किताब का लोकार्पण किया गया। किताब का नाम है मिंडाल और ये कम उम्र में एलएस कॉलेज के विद्यार्थी हैं, हिंदी के हैं और कम उम्र में इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के जीवनी के बारे में गोपालगंज से लेकर रायसीना तक जो है सब जगह इन्होंने वीडियो के माध्यम से, लोगों के माध्यम से सब जगह जानकारी हासिल करके तब इकट्ठा करने के बाद इन्होंने जो किताब पुस्तक लिखी है, हम जिला पार्टी की ओर से इनको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। क्योंकि इतने कम उम्र में, जब इनकी जन्म भी नहीं थी, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार की कमान थामने का काम किया 90 में। उसके बाद इनकी जन्म हुई तो इनकी जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ी, लोगों से, अगल बगल के लोगों से मिलने के बाद, तब उनके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद वो ऐसे व्यक्ति जो लालू प्रसाद यादव जो अंतिम पंक्ति में जो बैठने वाले व्यक्ति थे, उनको आगे कैसे लाया जाए, इस सबसे प्रेरणा लेने के बाद इन्होंने अपने जो कम उम्र के जो बच्चों हैं उनको कैसे जानकारी लगे कि माने लालू प्रसाद यादव जी इतने गरीबों के उत्थान के लिए, जो पिछड़ों के उत्थान के लिए, चाहे ऐसे लोग जो अंतिम पंक्ति में बैठे उनको आगे कैसे लाया जाए, ये तमाम चर्चा इन्होंने किया है। इसलिए बुक्स क्लिनिक पब्लिकेशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रकाशित राइटर प्रिंस पटेल, जो हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर खाजे पंचायत के द्वारिकापुर निवासी हैं, 21 वर्षीय छात्र हैं, ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मुझे गर्व है अपने क्षेत्र के इस नौजवान पर, उन्होंने पहले भी एक किताब लिख चुके हैं जिसका पब्लिकेशन हो चुका है और आज पुनः गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के जीवनी पर, यानी गोपालगंज जिला फुलवरिया से लेकर के रायसीना दिल्ली तक के जो उन्होंने सफ़र किया है, उन तमाम चीज़ों को हूबहू इन्होंने इस किताब में उतारने का काम किया है और किताब का नाम भी बहुत सुंदर कृष्णाड रखने का काम किया है। और इसमें जो सामाजिक असंतुलन के खिलाफ जो लालू प्रसाद यादव ने जो समाज को जगाने का काम किया है, उन तमाम चीज़ों को वर्णित करने का काम किया है। इसलिए हम प्रिंस पटेल जो छात्र हैं, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और ईश्वर से कामना करेंगे कि आगे भी बहुत वो आगे बढ़े और इनकी जो किताब है वो पूरे दुनिया के स्तर पर जो है सो अति प्रकाशित हो। छात्र और युवा लेखक हैं प्रिंस पटेल जी, उन्होंने गरीबों के मसीहा और बेजुबानों के जुबान राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के जीवनी पर जो उन्होंने किताब लिखा है, सर्वप्रथम मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इतने कम उम्र में जिस तरह से उन्होंने किस उत्साह के साथ और उनके विचारों से लैस होकर के सारी जानकारियां इकट्ठा करके उनके संबंध में जो किताब उन्होंने लिखने का काम किया है, वो गांव के कोने कोने तक पहुंचेगा। और निश्चित रूप से जो इन्होंने किताब में जो बातें लिखी हैं गरीबों के बारे में, जो उनके क्रियाकलाप रहे हैं, किस तरह से गरीबों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो काम किया, सारी चीज़ें इसमें निहित है इस किताब में। ये सारी जगह फैलेगा और उनके विचारों से आम आवाम निचले स्तर तक के लोग पूर्णतः लैस होने का काम करें। जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के नए पदाधिकारियों के मनोनयन पर शहर के पुरानी बाजार स्थित एक विवाह भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अधिवक्ता अनुभव मुकेश मेहता ने मिराज पप्पू को उपाध्यक्ष मनोनीत किया।
इस अवसर पर मेराज पप्पू ने सैकड़ों सहयोगियों के साथ जदयू का दामन थाम लिया। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत शाहनी, राशि खनी एवं अन्य जदयू नेता उपस्थित रहे। अनुभव मुकेश मेहता ने सभी साथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मेराज पप्पू को अपने सहयोगियों के साथ पार्टी में आने से पार्टी मजबूत होगी। आज हमारे जेडीयू व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ का महानगर में मेराज पप्पू जी जुड़ रहे हैं और ये अपने सैकड़ों साथियों के साथ जुड़े हैं और इनको हम लोगों ने अपने महानगर व्यवसाय एवं उद्योग प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष पद से मनोनीत किया है। और ये काफ़ी मजबूत साथी हैं जदयू के और काफ़ी पुराने हैं और इनके आने से हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत होगी शहर में। और हमारा यही इनसे आग्रह है कि ये पार्टी के लिए अपना जहाँ तक हो सकता है स्वच्छ मन से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। और इनके कार्यक्रम में हम लोगों की प्रदेश सचिव श्रीमती राशि खत्री जी शामिल हुई हैं, रंजीत साहनी जी, राजीव केजरीवाल जी, तनवीर आलम जी, अमृत सिन्हा जी, सभी लोगों ने इनको मनोनयन पत्र दिया है और विशेष बधाई इनको अपने नए पदभार ग्रहण करने के लिए। मैं पूरे मुजफ्फरपुर जनता को शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं कि आज तनवीर भैया और सोनू भैया के तरफ से हमको मनमोहित महानगर उपाध्यक्ष व्यवसायी उद्योग में मनमोहित चुना गया है, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं पूरे लगन से मैं ये पद का गरिमा रखूंगा और मैं जदयू पार्टी को अपने तन मन धन से, जैसे मैं 1.5 साल से सेवा करता आया हूं, मैं आगे भी इंशाअल्लाह करता। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना संक्रमितों के द्वारा गलत जानकारी देने के कारण निगरानी सिस्टम ध्वस्त हो रहा है। 42 ट्रेसलेस संक्रमितों के द्वारा जिले में संक्रमण फैलाया जा रहा है। इनकी ट्रैकिंग कोरोना कंट्रोल रूम भी नहीं कर पा रहा है। ऐसे में वे जहां जा रहे होंगे वहां संक्रमण फैलने की संभावना है। कंट्रोल रूम में तैनात कर्मियों के अनुसार संक्रमितों के दिए गए नंबर पर कई बार मोबाइल लगाया गया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन सभी पर आशा और पीएससी के जरिए निगरानी रहनी चाहिए, यह नहीं हो रहा है। संक्रमित होने की जानकारी के बावजूद ये सदर अस्पताल या पीएससी से दवा लेकर चले जा रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि रेलवे जंक्शन सदर अस्पताल एसकेएमसीएच में इन लोगों की जांच हुई थी। जांच केंद्र की ओर से जिला कंट्रोल रूम को उनका मोबाइल नंबर मिला। इन नंबरों पर यहां तैनात कर्मियों ने संपर्क किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। अब इसे लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा का कहना है कि हर कोरोना मरीज पर निगरानी रहनी चाहिए। अगर कोई संक्रमित है तो होम क्वारंटाइन पर आशा के जरिए निगरानी रखनी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सख्ती की जाएगी। कंट्रोल रूम को सभी संक्रमितों का नाम और पता की जांच करनी है। केवल मोबाइल नंबर से पता नहीं करना है, उसके पता को संबंधित पीएससी प्रभारी को भेजना है ताकि उसके आधार पर वह भौतिक सत्यापन करे। उन्होंने आम लोगों से अपील किया कि मास्क लगाकर ही बाहर निकले। कोरोना का टेस्ट तो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पॉजिटिव भी घट रहा है, पहले जैसा नहीं है, पहले से घट रहा है। केस टोटल लगता है कि 100 से ऊपर हो गया। कुछ मामले ट्रेसलेस पाए गए हैं सर, उनको क्या ट्रेसलेस पाए गए? कुछ मामले ट्रेसलेस पाए गए हैं। वो तो जो नंबर लोग दे देता है वो नंबर किसी और का दे देता है, इसमें थोड़ा सा परेशानी हो रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि नंबर जो दें उनका जो वैध नंबर है वो नंबर दें, इसी के चलते ट्रेसलेस हो जा रहा है। इसके लिए निर्देश दिया गया है कि जहाँ भी टेस्टिंग के लिए हमारा सैंपल ले रहा है उनसे क्रॉस चेक कर करके ही मोबाइल नंबर उनका डालें, ताकि वो ट्रेसलेस होने का स्थिति नहीं बने। सर जो मामले ट्रेसलेस है वो तो स्प्रेड वैसा जो पहले जो द्वितीय वेव में जो सेकेंड वेव था उसमें जिस तरह स्प्रेड हो रहा था वैसे कुछ नहीं हो रहा है। लोग घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और लक्षण नहीं, किसी में इसलिए घबराना नहीं।
जो आंकड़े बताए गए हैं सरकारी, कितने लोग हैं जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया? ये तो एग्जैक्ट हमको अभी तक नहीं है, लेकिन वही 40-42 के तरह आप लोगों के मीडिया से ही पता चला है। विभाग के द्वारा अभी हमको कोई इसका अप्लाई जो हमारे लोग हैं वो लोग अभी हमको नहीं जानकारी दी है कि एग्जैक्ट नंबर कितना है जिनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आयोजित समन्वय समिति की बैठक में कमिश्नर सहित तिरहुत और दरभंगा प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम उपस्थित थे। बैठक में जल जीवन हरियाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा एवं राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। प्रमंडलीय आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने कुआं चापाकल के सोख्ता का निर्माण को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया है। जल जीवन हरियाली के तहत पोखर के कार्य में प्रगति लाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 2022-23 में 9 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसे हर हाल में पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 90 दिन मनरेगा में रोजगार देने का प्रावधान है, इसे पूरा किया जाए। बैठक में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभ का मामला भी उठा, जिसे लेकर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि समय पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ दे दिया जाए। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भूमि को उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि आगामी जनगणना के लिए सभी प्रखंडों में जनगणना निदेशालय द्वारा बुकलेट एवं प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करा दिया गया है। अविलंब इसकी पावती जनगणना निदेशालय को भेजते हुए जिला को उपलब्ध कराया जाए। आज मुजफ्फरपुर प्रमंडल एवं दरभंगा प्रमंडल दोनों प्रमंडल मिलके 9 जिलाओं के जिला पदाधिकारी, डीडीसी, डीपीआरओ एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ प्रमंडल आयुक्त की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभागों के प्रमुख योजनाओं के संबंध में समीक्षा हुई है, विचार विमर्श हुआ है। खास करके आवास योजनाओं के संबंध में, आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय योजना है, इंदिरा आवास योजना है। सारी आवास योजनाओं के संबंध में समीक्षा की गई है। अच्छा काम भी हो रही है, जो कहाँ कमी है उसके बारे में बताया गया है। जल्दी आवास पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। वैसा ही साथ साथ आज इस बैठक में सीईओ जीविका मनरेगा आयुक्त भी अपने स्तर से मनरेगा के बारे में 9 जिला में किस प्रकार का क्रियान्वयन की जा रही है उसके संबंध में समीक्षा की। साथ साथ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के संबंध में उसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं लोहिया स्वच्छता योजना का भी खास करके कचरा प्रबंधन के संबंध में क्या काम किया जाना है, क्या काम हो रही है उसके संबंध में समीक्षा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण योजना है बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली मिशन, उसके संबंध में भी आज विस्तार से समीक्षा की गई है। सभी में काम जो किया जा रहा है, अच्छा काम किया जा रहा है कुछ जिला, उसका आज का मकसद ये भी था 9 जिलाओं के बीच में अपना अनुभव को साझा किया, जो किस जिला में अच्छा काम हो रही है उसको दूसरा जिला में भी कैसा किया जा सकता है। इस प्रकार का आज बहुत ही उपयोगी रहा है आज बैठक। हाँ, जरूर पूर्ति हो जाएगी, उसके संबंध में भी समीक्षा हुई है। जिलाओं के द्वारा तैयारी कर लिया गया है। मेरा पूरा विश्वास है, उम्मीद है जो लक्ष्य निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा वो पूरा हो जाएगा। सर, ये जो कि इतने प्रधानमंत्री आवास एक्चुअली जो भ्रमण के दौरान भी अच्छा जो चीज़ों निकल के आई है। खास करके आज लक्ष्य के बारे में अगर कहूँगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 प्रकार का है। जो पुराना योजनाओं को कंप्लीशन करने के लिए, उदाहरण के लिए दोनों प्रमंडल में मिल के लगभग 50,000 से ज़्यादा आवास पूर्ण करना है, उसको 15 अगस्त तक पूर्ण करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। सारी जिला 9 जिला बहुत मेहनत करके इस पर काम कर रहे हैं। वैसा ही इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पिछले साल जो सैंक्शन की गई थी उसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट जितना भी अभी देने के लिए पेंडिंग है, पेंडिंग नहीं कहूँगा, जो देने के लिए रेडी हो गया उसको देने के लिए कार्य योजना बनाएगी, उस पर चर्चा की गई है। सब मिलके 4 घंटा से ज़्यादा सभी जिला के साथ विचार विमर्श करते हुए बहुत ही अच्छा मीटिंग हुई। जल जीवन हरियाली के तहत अगेन हमने कहा था बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, उस पर चिन्हित किया गया है अतिक्रमण कहाँ उसके संबंध में भी आज समीक्षा हुई है।
मुख्य सचिव के महोदय स्तर से भी समीक्षा पिछले महीना की गई है सभी जिलों में। जो कुछ बचा हो उस पर भी कार्रवाई जरूर हो जाएगी। सभी जिला ने बताया जो अतिक्रमण अभी भी कुछ ही तालाब में है उस पर भी अभियान चला के उसका मुक्त किया जाएगा। वैसा ही आपने कुआं के बारे में बताया, उस पर भी कार्य योजना बनाएंगे, वो पंचायत राज विभाग के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा मेन रोड स्थित बथुआ नर्सिंग होम में वर्ष 2018 में स्थापित विजया मेट्रो IVF निसंतानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ की डॉक्टर अनुराधा भारद्वाज बताती हैं कि गरीबों के लिए यह नर्सिंग होम 24 घंटे खुले हैं। IVF इलाज के जरिए बुधवार 13 जुलाई को एक 42 वर्षीय महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद पति पत्नी काफ़ी खुश हैं। डॉक्टर अनुराधा भारद्वाज की सलाह पर पिता ने अपने बच्चे का नाम विजय रख दिया है। डॉक्टर अनुराधा ने बताया कि यह दंपत्ति काफ़ी दिनों से परेशान थे, कई जगह इलाज कराया, अंत में विजय मेट्रो IVF आए। यहाँ सफल इलाज के बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ गरीब से गरीब मरीजों की सफलतापूर्वक इलाज की जाती रही है। हमारे यहाँ अब निसंतानता का भी पूर्ण इलाज होता है। ये निसंतानता IVF जो लैब है इसका हमारे यहाँ 2018 में इसका सब कुछ स्थापना कर दिया गया था। फिर हम लोग लगे अभी हमारी जो IVF की टीम है उनकी मदद से हम लोग अभी कल 13 तारीख को एक पेशेंट है जिनका सफल उससे इलाज हुआ। उनका दोनों नली बंद था और उनकी उम्र करीबन 40-42 साल थी और उन्हें IVF से उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। वैसे मरीज जिनका दोनों नली बंद है, जिनके पति का शुक्राणु कम है या जिनका अंडाणु शुक्राणु जिन कपल का दोनों ही नहीं है, तो ये सब के वैसे पेशेंट भी अब माँ बन सकते हैं। उसका इलाज का संपूर्ण इलाज हमारे यहाँ होता है। ऐसे पहले से IUI और ये सब की सुविधाएं तो हमारे यहाँ थी, बट IVF का भी हमारा ये पहला मरीज है जो कल डिलीवर किया है। तो हम ये संदेश दे रहा है कि ऐसा नहीं कि जिनको पैसा है पैसा नहीं है, गरीब से गरीब मरीज जो हमारा अभी मरीज सब है। अभी एक और पेशेंट है जो चाय वाला है, एक पेशेंट है जिसको कुछ भी नहीं है, वो गिरवी रख के 90,000 रुपये में 80,000 रुपये में हमारे यहाँ IVF कराए हैं। और अभी मतलब भगवान की कृपा से उन सबको भी अभी जुड़वा बच्चा होने वाला है। कुछ 3 महीने का है, कुछ 5 महीने का है, ऐसे अभी चल रहा है। तो खासकर जो गरीब मरीज हैं उनके लिए कि ये नहीं सोचे कि हाँ पैसा नहीं है तो बच्चा नहीं हो सकता है। नहीं पैसा है तो आए, इलाज कराएं और किसी भी तरह किसी भी लेवल पे अगर प्रॉब्लम है बच्चा होने में तो उसको ठीक किया जाएगा और उसको हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको, और खासकर मतलब ऊपर वाले का सहयोग कि उसको एक बच्चा हो। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देश पर युवा राजद के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया। उन्होंने वासुदेवपुर सराय के मुशरी टोला, माधोपुर हजारी पंचायत के इमली ढाका चौक और बहदीनपुर में सैकड़ों लोगों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में 1.5 लाख लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सदस्यता अभियान के दौरान राजद प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष किंग यादव, पूर्व मुखिया रामेश्वर राय, दिनेश यादव, नीतीश कुमार, प्रीतेश कुमार, चंचल कुमार समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हमारे पार्टी से हमारे जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका आदेशानुसार हम लोग को सब जगह घूम के गाँव में सब जगह सब लोग को जोड़ना है। उन्हीं के आदेशानुसार हम लोग सब जगह घूम के सब लोग को सदस्य बना रहे हैं। आज कहाँ कितने लोगों को माने के सदस्य बनाया गया है? आज हम मुशहरी टोला में, इमली चौक, यहाँ पे माधोपुर, और इसके बाद हम लोग को जाके बहदीनपुर में भी हम लोग को कार्यक्रम करना है। साहिबगंज विधानसभा में कितने लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य है? यहाँ पर हमको लगभग 1.5 लाख के करीब में हमको सदस्य बनाने का। राजद का प्राथमिक सदस्य हजारों लोग को बनाया गया है। साहिबगंज पंचायत प्रखंड के बाजेपुर पंचायत में मुशहरी टोला गाँव में
और माधवपुर जारी पंचायत के इमलीढाला चौक पे हजारों लोगों को राजद का प्राथमिक सदस्य बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आदेश पे हम लोगों ने कैंप लगा के सस्ता अभियान चलाने का काम किया है और कल अभी कुछ रसीद हमारे पास बाकी है जो कल तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने। गुरुवार को जयंती पर उत्तर छायावाद के कवि राम इकबाल सिंह राकेश याद किए गए। मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित शुभानंदी में महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश स्मृति समिति एवं नवसंचेतन की ओर से आयोजित समारोह में उपस्थित कवि एवं साहित्यकारों ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि प्रकृति के चितेरे कवि राकेश जी ग्रामीण चेतना के बड़े कवि थे। वे स्वाभिमानी और किसान संस्कृति के संपोषक रहे। उनकी कई कविताएं कालजयी हैं। मौके पर कवि कथाकार डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी, कवि समीक्षक डॉक्टर केशव किशोर कनक, कवि गीतकार राहुल कुमार, कवयित्री डॉक्टर कुमारी अनु, अविनाश तिरंगा, प्रमोद आजाद सहित कई कवि साहित्यकार मौजूद थे। वे मूलतः जैसी कविताएं आपने अभी सुनी कुमार राहुल से, वो कविताएं सिद्ध करती हैं कि परंपरा से, रूढ़ियों से हटकर कुछ नया करने और अपना नया विजन परोस कर दूसरों को इस बात से आगाह करने में कि उनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलहदा है, अलग है, वे प्रयोग करते थे और इस तरह अपना विजन परोसते थे। विद्रोही कवि के रूप में उनकी स्थापना उनकी कविताओं ने की है और ऐसी दर्जनों कविताएं हैं, लंबी कविताएं, जिसमें उनकी सामाजिक समरसता, जिसमें उनका आधुनिकता बोध, जिसमें सामाजिक सौहार्द की कोशिश और एक कवि जीवन को किन रास्तों से, किन विचारों से आगे बढ़ाता है, उन सब की परिपुष्टि उनकी रचनाओं से होती है। हम उनको बहुत बहुत उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। आज स्वच्छंदावादी धारा, उत्तर छायावाद या छायावादोत्तर कहिए, के अग्रणी और महत्वपूर्ण भाषा और शिल्प के कारण विशिष्ट रूप से जाने माने जाने वाले कवि महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश की जयंती है। राकेश जी ने गद्य और पद्य दोनों में लिखा, लेकिन जब पहली कृति उनकी चट्टान नाम से आई, जिसकी भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। यद्यपि उनका समय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक पत्रकार, साहित्यिक पत्रकार के रूप में व्यतीत हुआ, लेकिन जब अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे अपने प्रांत, अपने जनपद में लौटे तो गांव भदई में चले गए और वहीं रहते हुए, प्रकृति के बीच विहरते हुए, ग्रामीण और लोक को, उसके संस्कार, संस्कृति और व्यवहार को, उसकी परंपराओं को जानते समझते हुए ग्राम्य चेतना के सबसे बड़े कवि के रूप में समादृत हुए। पहली बार जब प्रकृति के बड़े कवि पंत जी की षष्ठी पूर्ति के अवसर पर उनका जब अभिनंदन किया जा रहा था, तो रूपामरा नाम से प्रकृति परक कविताओं का एक मोटा संग्रह अज्ञे जी के संपादन में तैयार हुआ और उसमें 2 खंडों में लंबी कविता राकेश जी की है और अज्ञे जी ने अपनी भूमिका में जिक्र करते हुए राकेश जी को प्रकृति के एक महत्वपूर्ण, विशिष्ट और प्रकृति को जीवंत रूप से जानने समझने वाले कवि के रूप में स्थापित किया था। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित
SK बैंक्वेट हॉल। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।